हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम और आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। आज हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझा था और उसके अंदर हमने ये समझा था कि भाई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो 1990 के बाद की बात है ना, वो सारी की सारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। अब क्या हो गया भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना, वो केवल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड कंपनसेशन तक लिमिटेड नहीं है। 1990 से पहले क्या होता था, बस हायर करो, उनके बाद उनको काम दे दो और फिर उनको कंपनसेट कर दो, खत्म हो गया। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन दे दो फ्री। 1990 के बाद में ये नहीं है। 1990 के बाद में जो है भाई साहब, अब हो गया है आपका एचआरएम और बड़ा। अब ये एक्सपांड कर गया। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और कंपनसेशन के साथ साथ आपको बहुत सारे नई चीजें, नए इश्यूज को भी सॉल्व करना पड़ेगा। वो इस चैप्टर के अंदर हम इश्यूज पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना पड़ता है एचआरएम के अंदर जो न्यू एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, जो इश्यूज है, उसमें सबसे फर्स्ट है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये इस चैप्टर के अंदर हम मेनली पढ़ेंगे। एम्प्लॉइज का एम्पावरमेंट होना चाहिए, डाउन साइजिंग होनी चाहिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें भी एचआरएम के अंदर इंक्लूड है। तो एचआरएम के अंदर ओनली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड कंपनसेशन नहीं है, उसके साथ साथ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, यानी कि जहां काम करेंगे एम्प्लॉय, वहां पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, स्किल वाले लोग होने चाहिए। तो वहां पर डाइवर्सिटी बनी रहेगी, उससे आपको अलग अलग थिंकिंग के लोग मिलेंगे, तो वहां पर इनोवेशन होने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। फिर आता है आपका एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट, मतलब उसको ट्रेन करो, उसको कुछ नया सिखाओ, उसका डेवलपमेंट करो। फिर आता है आपका डाउन साइजिंग। इसमें कई बार कंपनीज जो है ना, एम्प्लॉयज को निकालती भी है, डाउन साइजिंग भी करती है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम भी आ गई है कि अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायर होना चाहे तो वो हो सकता है इच्छा से। और वर्क लाइफ बैलेंस मतलब उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी जो वर्क लाइफ है उसके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए डिटेल में पढ़ते हैं इन सारे टॉपिक्स को। दीज कॉन्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज टूडेज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटर ग्लोबल। आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबल, कॉम्पिटिटिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो इसलिए ये सब कुछ होना जरूरी है। ओके जी, ठीक है। तो आइए अब हम फटाफट से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा डायवर्सिटी एट वर्क प्लेस। ये क्या है सर? मीनिंग लिखा हुआ है बहुत इजी लैंग्वेज में। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मीन्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूइंग एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटीज। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन एम्प्लॉयज को आप रिक्रूट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, वो जो एम्प्लॉयज है उनकी जो वैल्यूज है वो, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो, उनकी जो ट्रेनिंग है वो, ये सब कुछ अलग बैकग्राउंड और अलग अलग आइडेंटिटीज के लोगों की होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई, आपके यहां काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है, जिनको आप रिक्रूट करोगे, ट्रेन करोगे और वो काम करेंगे, उनको प्लेसमेंट करोगे, वो अलग अलग जेंडर, अलग एज, अलग रिलीजन, अलग कल्चर, अलग बैकग्राउंड के होने चाहिए। यानी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। उनका एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनका कल्चर, रिलीजन, एज, जेंडर, ये सब अलग अलग होना चाहिए। इससे आपके वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी आएगी। इससे बहुत सारे भांति भांति के लोग होंगे, उनका सोचने का तरीका भी अलग होगा, जिसमें इनोवेशन होने के चांसेस, क्रिटिकल थिंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। डायवर्सिटी में ये भी इंक्लूड होता है नॉलेज हो गया, थिंकिंग का स्टाइल हो गया, रीजनल जो बैकग्राउंड्स है ये हो गया, ये सब होना चाहिए। एक ही बैकग्राउंड के, एक ही एजुकेशन के या एक ही थिंकिंग जैसे लोग इकट्ठा होंगे तो वहां पर इनोवेशन होने के चांसेस नहीं होंगे, वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, सो यहां पर देखिए, डायवर्सिटी इज नॉट जस्ट अबाउट डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग डिफरेंसेस के लोग लेके आ गए। इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग दोज डिफरेंसेस। अलग अलग कल्चर, बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल, एबिलिटी वाले लोग अगर हैं आपके यहाँ, तो उनकी आप क्या कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना डाइवर्सिटी आएगी। और डाइवर्स वर्कफोर्स, अगर आपके पास ऐसी डाइवर्स वर्कफोर्स है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है। क्या क्या? अंडरस्टैंड डिफरेंट मार्केट,
एक भैया राजस्थान का है, एक गुजरात का, एक महाराष्ट्र का व्यक्ति है, तो एक मतलब साउथ का है, तमिलनाडु का है, तो ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो आप अगर उस स्टेट के अंदर, उस रीजन के अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उस एम्प्लॉय से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। उस बेसिस पर आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डिसाइड करेंगे, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। दैट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। इससे आपको ये फायदा होता है। तो अलग अलग मार्केट को समझने में, आजकल तो ग्लोबल मार्केट है ना, अगर आपके पास यूएसए के कोई एम्प्लॉय है जो काम करते हैं, तो आप उनसे भी समझ सकते हैं, है ना, समझ गए आप? ओके। तो अंडरस्टैंड होता है डिफरेंट मार्केट, इनोवेट बेटर होता है, बिल्कुल एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका ऐसा होता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जो है वो आ जाती है। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं अगर वर्क प्लेस पर क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। आइए हम एक एक करके बेनिफिट समझ भी लेते हैं फटाफट से। देखिए बेनिफिट क्या है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी से, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से। एक तो न्यू प्रोस्पेक्टिव मिलता है हमेशा, एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड बिंग डिफरेंट आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको, है ना। हर किसी के सोचने का तरीका, उसके कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन, उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, स्किल, है ना, इन सब पर डिपेंड करता है। तो हर कोई अलग सोचता है, तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, एक सोचने का नया तरीका मिलता है। ओके। वाइडर टैलेंट पूल, आपके पास केवल एक ही एरिया, एक ही कल्चर का आपके पास टैलेंट नहीं होता, आपके पास वाइडर होता है टैलेंट। अलग अलग कैटेगरी के लोग आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे गूगल जो है हायर करता है ग्लोबली, ताकि बेस्ट टैलेंट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इसी हिसाब से तो सुंदर पिचई वहां गए ना, उन्होंने उस बेस्ट टैलेंट को हायर किया, उन्होंने वहां काम किया, उनमें टैलेंट था, उन्होंने न्यू क्रोम जैसे ब्राउजर है वो उन्हीं की इनोवेशन थी, उस वजह से वो सीईओ लेवल के पद पर है। ओके, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सीलेंस, उसके बाद है एम्प्लॉय एक्सीलेंस का भी बेनिफिट मिलता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से। एम्प्लॉयज जो है ना वो उनको हायर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं, लोअर एम्प्लॉयज टर्नओवर होता है, छोड़ के नहीं जाते हैं, इंक्रीज होता है प्रॉफिट। भाई इनोवेशन होंगे नए नए, हायर इनोवेशन होगा, बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, ठीक। नेक्स्ट है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनल आज के टाइम में तो ग्लोबल है ना, ग्लोबल लेवल पर एम्प्लॉइज को हायर किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो इससे आपको क्या होता है भाई सब, इंटरनेशनल मार्केट्स जो है ना वहां तक कंपनीज जो है एंटर कर जाती है ना। डाइवर्सिटी हेल्प कंपनीज एंटर इंटरनेशनल मार्केट, तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। बाइस रिड्यूस हो जाते हैं भाई साहब, है ना, कोई साइकोलॉजिकल या कल्चरल बाइस नहीं रह जाते हैं, अलग अलग लोग होते हैं तो कोई ग्रुप नहीं बनेगा। इंप्रूव कंपनी कल्चर, इससे कंपनी का कल्चर इंप्रूव हो जाता है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो जाता है, एक दूसरे के लोग रेस्पेक्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, नए नए आइडियाज को, नई थिंकिंग को भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये तो होना ही है, ये सबसे बेस्ट चीज है जो वर्क प्लेस पर या वर्क फोर्स में अगर डाइवर्सिटी होती है तो ये होगा ही होगा। तो डिफरेंट आइडियाज, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज लॉन्च कर पाएंगे आप। ओके, नीड क्या है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की, तो फटाफट से करा सकता हूं। जो आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके एम्प्लॉइज का डिससेटिस्फेक्शन अवॉइड करना है, तो अपने वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी लेके आइए। इनोवेशन इंक्रीज करने हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो, अगर प्रोवाइड रोल मॉडल फॉर एम्प्लॉइज, इंप्रूव करना चाहते हो मोटिवेशन, एनहांस करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, तो आप अपने वर्क फोर्स या वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी लेके आइए। कुछ चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं है कि भाई आसान है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है एम्प्लॉइज के बीच में, डिफरेंट कल्चर होते हैं ना उनके, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, कई बार चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, तो कई बार लोगों को ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, अलग अलग बैकग्राउंड के कारण उनको ट्रेन करना पड़ता है, तो ये थोड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनको आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इस चैप्टर का जो एचआरएम के अंदर टॉपिक नंबर 2, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये बहुत जरूरी है। आज के समय में जो ग्लोबल लेवल पर जो कंपटीशन है, हर कंपनी भाग रही है ना तेजी से। देखो अब मैं यहाँ पर ना एआई को नहीं लेके आ रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ नहीं कर रहा हूँ। उस जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा ना, तो फिर इन बुक्स में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, पर उसमें टाइम लगेगा, आपको तो अभी ये पढ़ना है। सो एआई को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा थोड़ा कहीं जरूरत होगी जो जरूर बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स के अंदर।
सो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब हो गया एम्प्लॉय एम्पावरमेंट गिविंग एम्प्लॉइज अथॉरिटी, एम्प्लॉइज को आप अथॉरिटी दो, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको फ्रीडम दो डिसीजन लेने के लिए। तो जो भी आप अपने एम्प्लॉय को जॉब दे रहे हो, वर्क मतलब उनको जो भी आप जॉब दे रहे हो जिसके लिए आपने उनको रिक्रूट करके सेलेक्ट किया है, ट्रेन किया है, तो वो जब उस काम को करे तो उस काम से रिलेटेड उसके पास में अथॉरिटी यानी कि पावर होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए वो उस सर्विस या उस काम से रिलेटेड, एंड उसके पास में डिसीजन लेने की भी फ्रीडम होनी चाहिए अपनी जॉब या वर्क से रिलेटेड। अगर ये आप उसको देते हो तो उससे एम्प्लॉय क्या होता है, एम्पावर होता है। ओके, उससे वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। तो ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। ओके, क्या जरूरत है एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट करने की? देखो, आज का जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, फास्ट चार्जिंग चेंजिंग एनवायरमेंट है। और अभी तो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आ रहा है, एआई आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। वैसे बिजनेस एनवायरमेंट तो चेंज होता ही है, आपको पता है बिजनेस एनवायरमेंट पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स का है ना प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली बोथ। इंटरनली भी होता है, और इंटरनली जो एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल चेंजेस को कैसे करेगा? अभी जो पेट्रोल की रेट बढ़ेगी है ना, तो उसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो अमेरिका और ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से हो रहा है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको तो बड़ी बड़ी कंट्री भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके, सो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे एआई जो आ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी। ओके, ठीक है, तो उसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उससे लड़ नहीं सकते, उसको थोड़ी बोल सकते भाई एआई को हम यूज ही नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से बाहर हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, सोशल चेंजेस हो गए, आपके पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। ओके, तो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्विक डिसीजंस की जरूरत होती है, और क्विक डिसीजंस तभी कोई एम्प्लॉय ले पाएगा जब आप उस एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट करोगे। एम्पावरमेंट मतलब उसको अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको पावर दोगे ताकि वो फटाफट से डिसीजन ले सके, तो आपको नुकसान कम होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होगा तो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसमें भी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अगर एम्पावरमेंट है, एम्पावर है, तो आप उसको डिसेंट्रलाइजेशन या डिलेइंग है ना, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिलेइंग, देयरफॉर एम्प्लॉय मस्ट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। देखो, सेंट्रलाइजेशन होता ही नहीं है आज के टाइम में, हो ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छे लेवल पर अपने बिजनेस को करते हैं तो आप सारे की सारी पावर ऑनर अपने पास में नहीं रख सकता, उसको अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज, मैनेजर्स को अपनी पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की जो छूट है वो देनी पड़ेगी, फ्रीडम देनी पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन है आज के टाइम में। ओके, सो उसके लिए एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट होना, वो डिसीजन ले सके ऐसी उसमें एबिलिटी होना जरूरी है। हायर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल है ना, एम्प्लॉय को इससे रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ जो एम्प्लॉय को मिलती है आज के टाइम में, वो एम्पावरमेंट से ही हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल, इससे एम्प्लॉय जो है ना वो डेवलप होता है, उसकी स्किल डेवलप होती है, उसके पास पावर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, डिसीजन लेने की फ्रीडम है, तो आप एक आने वाली लीडरशिप तैयार कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि जैसे टॉप लेवल के जो है ना सीट है वो खाली होगी, पद खाली होंगे, तो ये जो एम्प्लॉय है वो उसकी जगह ले सकता है। तो फ्यूचर के लिए आप है ना लीडरशिप स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये आप डेवलप कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ये बढ़िया रहता है। ओके, इससे आपको फायदा होता है। बेनिफिट क्या है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के? तो मोटिवेशन, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय, क्रिएटिव हो पाते हैं, बेटर रिलेशनशिप निभा पाते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाती है, एम्प्लॉयज को जो है रिकॉग्निशन मिलती है, कॉस्ट आपकी कम आ जाती है। डिसएडवांटेजेस भी है कुछ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के, मिसयूज कर सकता है कोई पावर को, ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, हो सकता है वो इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए, कई बार आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ब्रिच हो जाती है, कई बार सूचनाएं ऐसी जो बाहर नहीं जानी चाहिए वो चली जाती है, तो ये हो सकता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? जो आपकी वर्क फोर्स है उसकी साइज को रिड्यूस करना, यानी कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकालना।
So downsizing means reducing the size of workforce by eliminating jobs or position. जॉब को खत्म करके, पोजीशंस को खत्म करके, जॉब्स से लोगों को निकालना, और ये रिक्वायरमेंट होती है कई बार रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी के अंदर किया जाता है, और आज के समय में तो बहुत हो रहा है क्योंकि बहुत सारे काम जो है एआई करने लग गया है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है उससे रिलेटेड जो एम्प्लॉइज है उनकी जॉब जा भी रही है, लेकिन जो एआई सीख रहा है वो बच जाएगा। ओके, क्यों करे भाई डाउन साइजिंग, किसी का रोजगार क्यों छीने? क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी के अंदर ओवर स्टाफिंग हो जाती है, तो उस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपको निकालना ही पड़ता है। टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे एआई का मैंने एग्जांपल दिया, तो बहुत सारे काम एआई खुद करने लग गया है, तो उस वजह से लोगों की उतनी जरूरत नहीं, जहां 50 की जरूरत होती थी अब वो 5 लोग काम कर देंगे तो 45 की जॉब जाएगी। कई बार लोग आउटसोर्सिंग करवा लेती है, कंपनी अपना पूरा काम किसी को आउटसोर्स कर देती है, तो एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती है कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज को कंपनसेट करना पड़ता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्यूजिट्स वगैरह देने पड़ते हैं। अगर निकाल दोगे एम्प्लॉय को तो फिर वो देने नहीं पड़ेंगे, तो कंपनी की पैसा बचता है। ओके जी, टाइप्स ऑफ डाउनसाइजिंग भी है, क्या क्या है? एक तो है वर्कफोर्स रिडक्शन। टाइप्स ऑफ डाउनसाइजिंग, वर्कफोर्स रिडक्शन क्या है? इसमें रिमूव किया जाता है अननेसेसरी एम्प्लॉइज को जिनकी जरूरत ही नहीं है। एक होता है वर्कफोर्स रीडिजाइन, इसमें क्या करते हैं? रिमूव करते हैं अननेसेसरी टास्क एंड वर्क को, मतलब जॉब ही खत्म कर दिया। ठीक है। रोल ऑफ एचआर इन डाउनसाइजिंग, एचआर का क्या रोल होता है डाउनसाइजिंग में? तो देखो, एचआर क्या करता है हमेशा अल्टरनेटिव्स लाइक रीडेप्लॉयमेंट या वर्क शेयरिंग का ऊपर काम करता है, जिससे डाउनसाइजिंग हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाता है, गेन यूनियन सपोर्ट लिया जाता है ताकि स्ट्राइक वगैरह नहीं हो, है ना। तो ये सब करके एचआर जो है डाउनसाइजिंग करता है, अदरवाइज हो सकता है विरोध हो जाए, हो हल्ला हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस। ओके, है ना। वीआरएस स्कीम ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एम्प्लॉय वॉलेंट्री यानी इच्छा से रिटायर हो जाता है समय से पहले। अब हो सकता है इच्छा नहीं भी हो, लेकिन इसके जरिए करा दो। ठीक है। वीआरएस इज अ स्कीम वेयर एम्प्लॉय आर गिवन द ऑप्शन टू रिटायर वॉलेंट्री बिफोर रिटायरमेंट एज विद कंपनसेशन, और इसके लिए उसको कंपनसेट भी किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन हैंडशेक, इसको गोल्डन हैंडशेक भी बोला जाता है। 1991 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तब ये वीआरएस आया था। वीआरएस जो है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी है। क्या है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है नीड्स, यानी कि चेक वेदर वर्कफोर्स रिडक्शन इज नेसेसरी। क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाए? क्या हम कुछ लोगों को रिटायर करने की इजाजत दे सकते हैं? अगर हाँ, तो वीआरएस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए कि अगर कोई छोड़ के जाएगा तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो क्या वो कंपनसेट करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा? डिजाइनिंग स्कीम्स हु विल बी कवर्ड और कंपनसेशन अमाउंट, ये दोनों डिसाइड करना पड़ेगा। कौन कौन वॉलेंट्री रिटायर्ड ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं, उनको कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा। कन्वीनियंस, ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस है उनके साथ कम्युनिकेशन करके इसकी इंपॉर्टेंस उनको समझानी पड़ेगी, वरना वो स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है। रिहेबिलाइजेशन मतलब प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉइज और ट्रेनिंग, भाई जॉब खाली होगी ना, पद खाली होगा, तो उसकी जगह दूसरे को लाना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। रीजन फॉर वीआरएस, एक तो रिसेशन आ गया तो वीआरएस स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। ओवर स्टाफिंग हो गई, ज्यादा ही एम्प्लॉय आपके पास में, जरूरत से ज्यादा, तो कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से वीआरएस हो सकता है। बेनिफिट भी है वीआरएस से और डिसएडवांटेजेस भी है। बेनिफिट ये है कि इससे वर्कफोर्स रिड्यूस हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं, सेकंड करियर अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? लेस, देखो आपके जो स्किल्ड एम्प्लॉइज थे, दो एक्सपीरियंस थे, इतने सालों से काम कर रहे थे, वो छोड़ के जाएंगे, तो उसकी जगह वैसा का वैसा एम्प्लॉय लाना आपके लिए लॉसफुल हो सकता है। इंक्रीज वर्कलोड ऑन रिमेनिंग स्टाफ, बिल्कुल जो बचा हुआ स्टाफ है उस पर वर्कलोड आ सकता है, और इनसिक्योरिटी भी हो जाती है जॉब की। ओके, ठीक। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यहां है, वर्क मतलब वर्क लाइफ और लाइफ ओनली मतलब पर्सनल लाइफ, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अगर कोई घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जहां काम कर रहा है पूरा 100% फोकस नहीं कर पाएगा, कभी भी वो 100% नहीं दे पाएगा। और अगर 100% वहां फोकस नहीं कर पाएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी काम करने की जो स्पीड है और जो वो क्वालिटी ला सकता है वो नहीं आएगी। यानी कि उस
आदमी का, उस एम्प्लॉय का, उस एचआर का, उस ह्यूमन रिसोर्सेज का आप बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और उससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। इसीलिए पर्सनल और वर्क लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यही है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मींस मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। और इसमें एम्प्लॉयज की एचआर डिपार्टमेंट द्वारा हेल्प की जाती है। इट्स इंक्लूड्स मैनेजिंग। इसमें क्या करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, मैनेज करता है एचआरएम के अंदर वर्क फैमिली हेल्थ और जो भी उसकी बाकी की चीजें हैं उन सबको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। देखो एम्प्लॉय टुडे फेस लॉन्ग वर्किंग, आज के टाइम में एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है, उनमें स्ट्रेस आ जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन कई बार हाई होती है। Therefore, maintaining balance is very important. Need for work life balance, क्या जरूरत है वर्क लाइफ बैलेंस की, क्यों मेंटेन करें कंपनीज, देखिए हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, स्ट्रेस होते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है जिससे एम्प्लॉय प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए उसकी वर्क और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करने में जो एचआर डिपार्टमेंट है वो हमेशा एम्प्लॉय की हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस क्या है वर्क लाइफ बैलेंस की, तो इसमें देखिए इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड पे क्या होगा, अगर बैलेंस नहीं होगा, पर्सनल लाइफ खराब होगी, वो जॉब छोड़ के जाएगा। जॉब छोड़ के जाएगा तो नए बंदे को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, वो सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें कंपनी का खर्चा आता है। तो कंपनी जाती है अच्छे एम्प्लॉय बने रहे, क्यों छोड़ के जाए, तो वो टर्नओवर नहीं होगा, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, जो लोग एब्सेंट भी नहीं रहेंगे, है ना, छुट्टियां नहीं लेंगे। ओके, और अगर लेस स्ट्रेस होगा तो छुट्टियां कम लेंगे, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, अगर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो एफिशिएंटली काम करेगा, मोटिवेट रहेगा हमेशा। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता हमारा स्ट्रेटजीज फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। भाई वर्क लाइफ बैलेंस के लिए क्या स्ट्रेटजीज है, क्या कोई रणनीतियां है, कोई प्लानिंग है? हाँ है। फर्स्ट, स्टेप बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या स्टेप ले सकता है, एम्प्लॉयर जो है ना क्लियर पॉलिसी बना सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइजेशन कर सकता है ना, एम्प्लॉय का सर्वे करवा सकता है, कुछ काम अगर ज्यादा है तो उसकी आउटसोर्सिंग करवा सकता है। ये एम्प्लॉयर यानी कि बॉस कर सकता है, कंपनी कर सकती है। एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वो अपने वर्क को प्लान कर सकता है ना, जैसी एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा लेजियर है उनको खत्म कर सकता है, प्रायोरिटाइजेशन कर सकता है, कौन सा काम पहले करना कौन सा बाद में करना है ना, जो भी डिस्ट्रक्शंस है उनको कंट्रोल कर सकता है। जैसे आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं और सभी लोगों का डिस्ट्रक्शन क्या है, बस रीले देखते रहो, तो वहां बहुत टाइम खराब होता है, बाद में दिमाग भी खराब होता है, तो उसको वो एम्प्लॉय खुद कंट्रोल कर सकता है। टेकिंग ब्रेक ले सकता है, जिससे थोड़ा सोचेगा, बैठेगा 5 मिनट शांति से बिना स्मार्टफोन के, तो उसको पता चलेगा कि भाई उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।